तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि ज़बरदस्त, जानदार और शानदार होंगे। आज आप सभी के लिए जीके का कुछ प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें सौरमंडल से जुड़ा और भारत से जुड़ा कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न मिला जुला हुआ है, इसमें कुछ तार्किक प्रश्न भी हैं। चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और चलते हैं प्रश्न की तरफ, देखते हैं आपका आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न तार्किक है। तार्किक से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तार्किक प्रश्न है, तार्किक से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए, सवाल यह है कि कल सोमवार था, यानी था मतलब बीता हुआ, तो कल क्या होगा? यानी कल क्या होगा, आने वाला। तो यह बात किस दिन का हो रहा है? यह बात मंगलवार का हो रहा है। किस दिन का हो रहा है? मंगलवार को किसी ने पूछा किसी से कि कल क्या था, तो कल क्या था जी? सोमवार था। क्या था? सोमवार था वाला है। तो कल क्या होगा बताइए? तो कल क्या होगा बच्चों? बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? बुधवार होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ रहा है स्क्रीन पर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? आपके सामने सवाल ये रहा कि गुरुत्वाकर्षण, देखिए यहाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? कौन विद्वान, कौन साइंटिस्ट है जिसने गुरुत्वाकर्षण को खोजा था? आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो और एडिसन। बताना है। यहाँ चित्र भी लगा है, आप पहचान सकते हैं, तो आंसर भी बता सकते हैं कि यह किसका चित्र है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है कि किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो देखिए ये ऊपर फेंके लेकिन नीचे गिर रहा है, यानी जरूर पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल है। और इस बल को खोजने वाले व्यक्ति का नाम है न्यूटन। और ये फोटो भी उन्हीं का लगा हुआ है। किनका लगा हुआ है? सर आइजक न्यूटन का। किनका लगा है? सर आइजक न्यूटन का। किसका? सर आइजक न्यूटन साहब। ठीक है ना। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पानी कितने डिग्री पर, क्या है? पानी कितने डिग्री पर, क्या? पानी कितने डिग्री पर गर्म, या गर्म नहीं, बर्फ बनता है। ये आपको बताना है कि पानी कितने डिग्री पर बर्फ बन जाता है। यानी पानी को कितना डिग्री ताप पर ले जाएंगे कि वह बर्फ बन जाएगा। देखिए ये बर्फ का चित्र है। 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए पानी को कितने तापमान पर रखेंगे कि वो बर्फ बन जाएगा? आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे फ्रिज में पानी रखते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। चलते हैं अगला प्रश्न। पानी कितने डिग्री पर उबलता है? यानी गर्म कितने डिग्री पर होता है, उबलने लगता है। देखिए यहाँ उबलता हुआ पानी का चित्र भी है। तो 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? यानी हमारे बॉडी में जो खून होता है उसको पंपिंग कौन करता है? किसका काम है कि हमारे बॉडी के खून को पंपिंग करना? तो बताइए यहाँ पर त्वचा, फेफड़ा, मस्तिष्क और हृदय, कौन सा होगा जो हमारे बॉडी को रक्त पंपिंग करता है? तो आपका होगा हृदय। क्या होगा? हृदय, जो 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कता है। कितना मरतबा धड़कता है? 72 मरतबा धड़कता है। देख लीजिए यहाँ पर लगभग हृदय का, यहाँ है थोड़ा धुंधला चित्र आ गया है, यहाँ दिया हुआ है हृदय का चित्र। ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और यही हमारे खून को पंप करके पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़ा, मस्तिष्क और हृदय। तो बताइए हमारे शरीर में सबसे बड़ा, या इसको संवेदनशील अंग भी कह सकते हैं। सबसे बड़ा अंग या संवेदनशील अंग भी कहते हैं, संवेदनशील अंग भी कह सकते हैं। कौन सा होगा? हमारे पूरे बॉडी में सबसे अधिक क्या होता है? त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा होता है। ठीक है, आगे। पौधे भोजन बनाने के लिए, पौधे भोजन बनाने के लिए, पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, बताइए। पौधे भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो पौधे भोजन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये सब नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रोजन बल्ब में डाला जाता है और ट्यूब में डाला जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। मनुष्य किस गैस को सांस में लेता है, यानी हम लोग सांस में किस गैस का ग्रहण करते हैं, किस गैस का ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। तो बताइए हम लोग सांस में कौन सा गैस लेते हैं, तो हम लोग सांस में लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन सांस में हम लोग लेते हैं। और क्या छोड़ते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ये निकला तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड ये निकला। आगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। पानी का केमिकल नेम क्या होगा, तो पानी का नाम क्या होगा, केमिकल O2, NO2, H2O, CO2। तो बताइए पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो पानी का रासायनिक सूत्र होगा आपका H2O। क्या होगा, H2O। ये होगा लाफिंग गैस का। किसका होगा, लाफिंग गैस का। इसको सुखाने के बाद इंसान हंसता रहता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है, ये आपका ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, बताइए। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति। तो बताइए बच्चों लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह आपको मंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। अभी हम ग्रह को याद करने का ट्रिक भी बताते हैं कि किस तरह से ग्रह को याद किया जाता है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सौरमंडल में आपके, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। और सबको याद करने का सबसे बेहद और आसान तरीका है, कोई वीडियो बनाना दो, सबसे आसान तरीका है सौरमंडल को याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको क्या करना है, एक दिन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बुध के दिन से, और उस बुध के दिन के बाद से हर एक दिन गैप कर देंगे। जैसे ये बुध हुआ, बुध, बुध के बाद एक दिन गैप करेंगे। तो बुध के बाद एक दिन गैप करेंगे तो क्या होगा, बताइए। बुध के बाद एक दिन गैप करेंगे तो क्या होगा, बताइए। शुक्र होगा। बुध के बाद एक दिन गैप करेंगे तो क्या होगा, शुक्र। शुक्र के बाद एक दिन गैप करेंगे तो रविवार। रविवार छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी का दिन सब लोग पृथ्वी पर होते हैं। कहाँ होते हैं, पृथ्वी पर होते हैं। सब लोग कहाँ होते हैं, पृथ्वी पर होते हैं। ठीक है, और फिर रविवार खत्म हो गया, रविवार के बाद एक दिन गैप करेंगे तो क्या होगा, सोम। क्या होगा, सोम। उसके बाद फिर एक दिन गैप करेंगे तो क्या होगा, सोम के बाद, रविवार के बाद सोम नहीं ना होगा, मिस्टेक हो गया। रविवार तो हो गया, रविवार के बाद एक दिन मिस्टेक करेंगे तो हो जाएगा आपका मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। फिर अब मंगल के बाद एक दिन गैप करेंगे तो क्या होगा, बृहस्पति हो जाएगा। फिर बृहस्पति के बाद एक दिन गैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। शनि के बाद एक दिन गैप करेंगे, अब यहाँ पर गैप सिस्टम नहीं, पूरा हफ्ता खत्म हो गया तो हो जाएगा अरुण, और लास्ट में हुआ अरुण का भाई वरुण। तो बच्चों गिन के देख लीजिए, आपको ये याद करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से हम लोग ग्रह को याद कर सकते हैं। और यही सबसे बेहतर और निंजा तरीका है, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए ये सोलर सिस्टम है, शायद बहुत ही धुंधला है, जो हम अभी आपको बताए हैं वही है इसमें। यही है बुध, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये प्लेटो को क्या किया है, ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है, ग्रह 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 से हटा दिया गया। ठीक है ना, तो देख लीजिए यही है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। गिन लीजिए ये 4 4 8। ठीक है, यही ग्रह है आप लोग का।
8वां ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसके लिए वीडियो भी डाले हुए हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ और बहुत बेहतर तरीके से उसमें बताया भी गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कोई, तो वह है बृहस्पति। क्या है? वह है आपका बृहस्पति। ठीक है ना। आगे बढ़ते ही है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, सूर्य के निकट का ग्रह। क्या है? निकट का ग्रह है, सूर्य के निकट का ग्रह। हम लोग एक ही ग्रह पर रहते हैं, ये लाल ग्रह। ठीक है, ये क्या है? लाल ग्रह। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी किस ग्रह के चारों ओर घूमती है? गलत लिखा गया है, पृथ्वी ग्रह के चारों ओर नहीं घूमती है, ये गलत सवाल टाइप हो गया है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए, पृथ्वी ग्रह के चारों ओर नहीं घूमती क्योंकि सूरज ग्रह है नहीं। किसके चारों ओर घूमती है? ये गलत है। तो पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? ऑप्शन देखिए बच्चे, चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बृहस्पति। तो पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करती है। किसका परिक्रमा करती है? सूर्य का परिक्रमा करती है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है बताइए? सूर्य की दूरी कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ दूर है। इसका प्रकाश 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है? 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है? 1 सेकेंड में दूरी तय करता है 3,84,000। लगभग 1 सेकेंड में 3,84,000 दूरी तय करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। फिर वही आ गया ग्रह के बारे में जो हम आपको बता दिए हैं, 8 ग्रह, और याद करने का तरीका भी बता दिए हैं आपको। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ये देखिए तार्किक प्रश्न है जो काफी इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ही बेहतर लगेगा इसको पढ़ने में। देखिए, आपकी नानी की इकलौती पुत्री, आपकी नानी की इकलौती पुत्री आपकी क्या लगेगी? इकलौती पुत्री यानी आपकी नानी की एक ही बेटी है। कितनी बेटी है? मात्र एक बेटी है, उनके अलावा और कोई बेटी नहीं। तो एक ही बेटी है और वो एक ही बेटी आपकी क्या लगेगी? जैसे हमसे कोई पूछ रहा है कि हमारी नानी का जो एक ही बेटी है वो हमारी क्या लगेगी, तो एकदम आसान है। मौसी कब लगेगी? जब हमारी नानी का 2 बेटी रहेगी तब लगेगी, नहीं। और हमारी नानी का जब एक ही बेटी तो मौसी तो लगेगी नहीं। मामी कब लगती है? हमारी नानी की बेटी तो मामी होगी नहीं, नानी तो नहीं होगी, नानी की बेटी नानी तो होगी नहीं, तो कौन लगेगी? मम्मी लगेगी या माँ लगेगी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? यानी सबसे ऊंचा पर्वत भारत का कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अरावली, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और कंचनजंगा। तो बताइए कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत है बाबू माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? जो आपका नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है बताइए? माउंट एवरेस्ट में जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 8,848 मीटर है। और फीट में पूछा जाए तो 29,029 फीट। ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को लोग नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। इधर सागर माता कहते हैं। आगे यही है माउंट एवरेस्ट, जो ये सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई मैंने क्या बताया आपको? इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर और 29,029 फीट है। ठीक है ना। 29,029 फीट है। देखिए लोगों का सैलाब चढ़ने के लिए लगा हुआ है। आप लोग कब जाइएगा? कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए
लाइटिंग जरा ले लें, लाइटिंग, लाइट वगैरह जो पूरा सेटअप लगा हुआ उसका भी जरा वीडियो कर लेना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है स्क्रीन पे, भारत, ये है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो भी किसके तरफ से? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य बताना है कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। बताइए, गोवा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। बताइएगा जरा। बताइए भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। देखना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट में देते हैं कि नहीं। क्या है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य, आप लोग जवाब नहीं दिए अभी तक, गोवा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चलिए हम इस चारों को बता देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ जाए। क्षेत्रफल में अगर सबसे छोटा होगा, क्षेत्रफल में अगर सबसे छोटा होगा तो आपका कौन होगा? गोवा। किस चीज में? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में क्या चीज? क्षेत्रफल में छोटा है ना। और ये क्या है? ये आपका किस चीज में है? ये आपका जनसंख्या में। किस चीज में है? जनसंख्या में। ये आपका किस चीज में है? जनसंख्या में क्या है? छोटा है। ये आपका किस चीज में है? जनसंख्या में छोटा है। ये आपका बताइए, ये किस चीज में है? ये उत्तर प्रदेश बताना है आपको। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या में क्या चीज में? जनसंख्या में सबसे बड़ा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा, इसे हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं। चीनी का कटोरा भी कहते हैं। चीनी का कटोरा भी कहते हैं। अगला आपको बताना है। अगला ये राजस्थान। राजस्थान क्या होगा? क्षेत्रफल में। किस चीज में? क्षेत्रफल में बड़ा है। क्या है? क्षेत्रफल में बड़ा। यह रहा आपका। अगर आपको जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। साइड में आ गए हैं, देख लीजिए। जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। चलते हैं अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा भारत का नक्शा ही आ गया आप लोग के लिए। ये भारत का नक्शा है और अभी इस नक्शा में हम आपको बताते हैं कि कौन कहाँ है। चलिए देखिए, सबसे छोटा हम आपको बताए हैं क्षेत्रफल में, तो सबसे छोटा आपका जो है क्षेत्रफल में वो गोवा है। यहाँ है, बहुत छोटा है क्षेत्रफल में, बहुत छोटा है ये गोवा। और जनसंख्या में हम आपको बताए हैं, जनसंख्या में सबसे बड़ा है जो उत्तर प्रदेश। तो बताइए आपको उत्तर प्रदेश कहाँ है? देखिए भारत के नक्शा में उत्तर प्रदेश कहाँ है आपको दिखाई देगा। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या में वाकई क्या है? बहुत ही बड़ा है। और आपको बताया है कि जनसंख्या में जो सबसे छोटा होगा, यानी सबसे कम जनसंख्या अगर किसी का है तो आपका है सिक्किम का। तो आपको देखिए यहाँ है एकदम सिक्किम, छोटा सा है सिक्किम। यह इसमें जनसंख्या क्या है? बहुत कम है। और एक और बताए हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल यानी सबसे ज्यादा जगह किसके पास है? तो सबसे ज्यादा जगह आपके पास किसके पास है? वो है आपका राजस्थान के पास। किसके पास है? राजस्थान के पास। ठीक है, ठीक है, राजस्थान के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं अब लोग अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कि भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? जस्ट अभी आपको बताया कि जनसंख्या में आपको बताना है। तो जनसंख्या में आपका अभी जस्ट बताया क्या होगा? सिक्किम होगा। आगे बढ़िए, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? यानी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन किस देश में है? ये हम ये बता दिए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे है बताइए?
गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल, भारत संघ कितने राज्य? ये छोटा सा क्वेश्चन है, बताना है कि भारत के साथ कितना राज्य है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, क्योंकि आप भी भारत में रहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आप भारत में रियली रह रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। 48, 38, 18 और 28। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। ये फिर आ गया, गिन लीजिएगा, इसमें पूरा राज पता चल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने में है, वही आ गया सवाल जो पहले बता दिए थे कि भारत का सबसे क्या है? भारत का सबसे छोटा, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल में है भारत का, वो कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में भारत का, तो देखिए सबसे बड़ा राज्य जो भारत का क्षेत्रफल में है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य, वो भी किस चीज में पूछा है? क्षेत्रफल में, यानी जगह में। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही बेहतर सवाल है, लाजवाब सवाल। वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बताएं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। बताइए, हम लोग संविधान पे चल रहे हैं और संविधान को लिखने वाले महान व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा 2 साल 11 महीना 18 दिन में, और यह हमारे देश में कब लागू हुआ आपको बताना है। 26 नवंबर 49, 2 अक्टूबर 1948, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो देखिए भारत में संविधान कब लागू हुआ, तो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से क्या हुआ था? भारत में लागू हुआ था। ठीक है ना। इसकी आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई। उस बैठक के बाद भारतीय संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान पारित हुआ। संविधान क्या हुआ? पारित हुआ। ठीक है, संविधान पारित हुआ। ठीक है, संविधान को लिखने में कितना वर्ष लगा बताइए। तो ये 15 अगस्त को क्या हुआ? आज़ादी मिली, हम सबको आज़ादी मिली। तो बताइए संविधान को लिखने में कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन? 18 दिन। ठीक है, संविधान को लिखने में समय लगा था। तो संविधान कितने देशों के सहयोग से लिखा गया था? 60 देशों के सहयोग से संविधान जाके हमारा तैयार हुआ। ठीक है, संविधान लिखने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? संविधान लिखने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। डॉक्टर, हम ऐसे लिख देते हैं बी आर अम्बेडकर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल यह है कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। बताइए कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता कौन है भारत के? बताइए, कोई तो होंगे, भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल। तो भारत के राष्ट्रपिता जो है हमारे, वो कौन है? महात्मा गांधी है, जिनको मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है। इनके पिता का नाम आप लोग बताइए क्या है? इनका जन्म कितने तारीख को हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। गुजरात के कहाँ पर? पोरबंदर नामक स्थान पर। पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इसलिए हर साल हम लोग 2 अक्टूबर को क्या करते हैं? कौन सा दिवस मनाते हैं? आप ही बताइए कौन सा दिवस मनाते हैं? हर साल 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, बताइए इनका पिता का नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनके पिता का नाम है
करमचंद गांधी। चलिए आगे माता का नाम आप कमेंट में बताइए। एक तार्किक प्रश्न आपके लिए आ गया कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो अगला खंड में क्या होगा आपको बताना है। ये सब स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे नहीं आ गया तो 1 में कितना जोड़े हैं तो 3 आ गया। इस तरह से भी बना सकते हैं कि 1 में कितना ऐड करेंगे कि 4 आएगा 3, 4 में कितना ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे तब आएगा कितना 9, 9 में कितना ऐड करेंगे कि आएगा 16, 7। यानी आपको साफ साफ पता चल रहा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो अगला कितना ऐड करेंगे 9, 16 9 कितना होगा 25, और 25 का आंसर कितना होगा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। तार्किक प्रश्न था, ये भी इसमें टाइप हो गया था। आप लोग जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। उसमें 2 चैनल है मेरा, आप एक चैनल का ऐप भी है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। एक प्ले स्टोर पे भी ऐप है, आप उस प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं इकरा, IQRA, इकरा, TUTORIAL, इकरा ट्यूटोरियल। ये प्ले स्टोर पे भी सर्च करते हैं। इससे भी हमारा यूट्यूब चैनल है, और एक है एम स्टडी सेंटर, एम स्टडी सेंटर, एम स्टडी सेंटर। ये भी आपको, ये दोनों यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। यही है प्ले स्टोर पे इकरा ट्यूटोरियल है, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो उसमें जाके देखिएगा, बहुत सारा सवाल करवाया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, कौन सा गान है हम लोग का, तो बताना है जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, है मेरे वतन के लोग। तो बताइए राष्ट्रीय गान, तो गान कौन सा हम लोग का है जन गण मन। कितना सेकेंड में गाना है इसको 52 सेकेंड में गाना। किसने लिखा है जनगण मन को बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा है। सारे जहां से इच्छा अच्छा, हिंदू सीता हमारा, ये किसी मुस्लिम लेखक के है, नाम हम शायद जहन से निकल गया है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। आगे 52 सेकेंड में गाना होता है। राष्ट्रीय गीत आ गया, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सत्य श्यामलम मातरम। बंकिम चटर्जी ने इनको क्या किया है, लिखा है, जो 1 मिनट 5 सेकेंड में इसको क्या किया जाता है, गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। एक और आ गया तार्किक प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है हम सबको। हम सब मोबाइल चलाते हैं, तो बताइए भारत का कंट्री कॉलिंग कोड क्या है। यानी हम किसी को भारत में फ़ोन लगाते हैं, तो फ़ोन लगाने के लिए सबसे पहले फ़ोन नंबर पे क्या डायल करना पड़ता है, तो भारत में +44 +1 +91 +61। तो भारत में कॉल लगाने के लिए सभी मोबाइल नंबर के आगे +91 लगाना पड़ता है। चलिए आगे सेम सवाल, कुछ यूनिक सवाल ये। पैन कार्ड आप सबके पास होगा, इसका एज 18 साल पूरा गया होगा, यकीनन सब लोग बैंक में KYC के लिए दिए होंगे। तो बताइए पैन कार्ड में कितना संख्या, तो पैन कार्ड में आप देखिएगा 8 10 14 12। तो पैन कार्ड में संख्या कितना होता है 10 होता है, और ये आधार कार्ड में क्या होता है, आधार कार्ड में 12। किस चीज़ में, आधार कार्ड में 12 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल होगा। ओहो, आगे आधार कार्ड में कितना संख्या होता है, तो जस्ट अभी हम आपको बताया आधार कार्ड में कितना होगा 12 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पिन कोड में कितनी संख्या होता है बताइए। आप अपना पिन कोड लिखिए और बताइए पिन कोड में कितना होता है। ये मेरा पिन कोड है 8431, आगे 1 डिजिट हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये 1 डिजिट इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा पिन कोड 6। बिना पिन कोड का कोई भी पोस्ट या कोई भी नहीं आ सकता। आप मेसो से भी ऑर्डर करिएगा तो उसमें पिन कोड डालना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बिना पिन कोड का कुछ नहीं होगा। बिहार संघ कितना राज्य है बताइए। हम लोग बिहार राज्य है, जिला। बिहार संघ कितने जिले हैं बताना है, मिस्टेक हो गया पढ़ने में। तो बिहार में हम लोग रहते हैं, और बिहार में पूरा बिहार का वीडियो डाला गया,
जाइएगा यूट्यूब पर, देखिएगा उसमें लिखा होगा बिहार भूगोल। बिहार भूगोल पूरा बिहार के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, बिहार भूगोल, ठीक है, पूरा बिहार के बारे में बताया गया, उसमें पढ़ लीजिएगा अच्छा से, बहुत अच्छा तरीके से बताया गया हर चीज, चाहे उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, आप वहां से ही पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे, एक और तार्किक प्रश्न है और ये आज का आखिरी सवाल है, ये आपको जवाब देना है कि 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 का मान कितना होगा। ये आपका बोधमास का सवाल है। कौन सा चैप्टर? बोधमास। बोधमास चैप्टर का ये सवाल है और 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए कैसे बनेगा, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले बोधमास में बी फॉर ब्रैकेट इसमें कहीं भी नहीं है, ओ फॉर ऑफ इसमें कहीं भी नहीं है, डी फॉर डिवाइड यहाँ है, तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 4 + 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, आपको नहीं आता है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, कट गया, कितना आंसर आया 2, और बाद में मल्टीप्लाई इसमें है नहीं, ऐड कर लेंगे, कितना होगा 6। फाइनली आंसर आपका आ गया 6। तो आज का शायद ये आखिरी सवाल है, इसके बाद सवाल नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बताते हैं कि मेरा ये प्ले स्टोर है, आप प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पर आइएगा और वहां पर लिखिएगा इकरा ट्यूटोरियल। क्या लिखिएगा? इकरा, IQRA, इकरा ट्यूटोरियल। इकरा ट्यूटोरियल आइएगा, यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को क्या करिएगा, खोल लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसमें ज्वाइन करिएगा। बहुत कुछ